नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे। आज हम राजस्थान हिस्ट्री के कोर्स के अंदर अगला पड़ाव शुरू करने वाले हैं, जहां पे स्वतंत्रता संग्राम, आपका जन जागृति और प्रजामंडल को हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि आपको समझ लेनी चाहिए कि उस समय भारत के अंदर 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। एओ ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। इसके बाद में इससे प्रेरित होकर 1887 के अंदर अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। तो ये पहली कमेटी थी कांग्रेस की जो राजस्थान के अंदर स्थापित हुई थी, वो अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हुई थी। 1888 का जो कांग्रेस का सेशन था, अधिवेशन था इलाहाबाद के अंदर, उसके अंदर अजमेर के गोपीनाथ माथुर, कृष्ण लाल और हरिविलास शारदा ने भाग लिया था। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो आपकी 19वीं सदी है उसके अंदर राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता से रिलेटेड क्या हुआ था, संबंधित क्या हुआ था, उसमें ये कुछ बड़े अच्छे तथ्य हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद में जो हम राजस्थान का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ेंगे, इसके तीन चरण हैं। प्रथम चरण है जो कि 1987 से 1927 से पहले है, 87 नहीं 1927 से पहले है। दूसरा चरण है जो 1927 से लेके 1938 तक है, और तीसरा चरण है वो 1938 से लेके 1939 है, जिसे प्रजामंडल का समय भी कहा जाता है। सबसे पहले जो प्रथम चरण था 1927 से पहले, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो एक संस्था को बनाया था वो है राजपूताना मध्य भारत सभा। ये 1918 में बनी थी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये राजस्थान सेवा संघ से भी पहले बनाई गई थी। हमने किसान आंदोलन के अंदर विजय सिंह पथिक की राजस्थान सेवा संघ पढ़ी थी, उससे भी पहले बनाई गई थी। ये 1918 में दिल्ली में चांदनी चौक के अंदर एक मारवाड़ी पुस्तकालय था, वहाँ बनाया गया था। इसकी स्थापना यहाँ की गई थी। अब इसके नाम में आपको बता रहा है, ये राजपूताना और मध्य भारत दोनों की एक संयुक्त संस्था थी। तो इसका जो कार्यक्षेत्र था वो यहाँ पूरे इलाके के अंदर फैला रहता था। इसको स्थापित करने में मुख्य जो लोग थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज। ये जमनालाल बजाज जी हैं और ये विजय सिंह पथिक है। इसका दूसरा अधिवेशन जो था वो अमृतसर के अंदर पंजाब में करवाया गया था। इसका तीसरा अधिवेशन है वो अजमेर के अंदर करवाया था, जहां पे जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष थे। और इसका चौथा अधिवेशन नागपुर के अंदर हुआ, जब कांग्रेस का अधिवेशन भी नागपुर के अंदर हो रहा था। जब दोनों अधिवेशन साथ साथ हुए, उसके बाद में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस का हिस्सा मान लिया गया था। इसके बाद में जो दूसरी संस्था बनाई गई थी वो है 1919 के अंदर विजय सिंह पथिक ने बनाई थी, राजस्थान सेवा संघ। इससे जुड़े हुए एक और नेता थे रामनारायण चौधरी। तो रामनारायण चौधरी इससे जुड़े हुए थे। इस संस्था ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक तो बिजोलिया और बेगू के अंदर किसान आंदोलन को संगठित किया, और जो सिरोही और उदयपुर के अंदर जो भील आंदोलन था, जो मोतीलाल तेजावत चला रहे थे, उसको भी बहुत सहयोग दिया। 1924 के अंदर तरुण राजस्थान के अंदर जो लेख छप रहे थे, उसके कारण रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को कैद कर दिया गया। शोभालाल गुप्त को बाद में 2 साल की सजा भी हुई। ये तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र है, इसकी स्थापना आपको पता है पथिक ने की थी। हमने जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था उस समय हमने देखा था कि पथिक के द्वारा बनाई गई कौन सी संस्थाएं और पथिक ने कौन से समाचार पत्रों को शुरू किया था। तो इनके रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं। 1924 के अंदर पथिक गिरफ्तार हो गए। उसके बाद में 1928-29 तक चलते चलते ये संस्था प्रभावहीन होगी। उसके बाद में इसका ज़्यादा जिक्र इतिहास के अंदर नहीं मिलता है। इसके बाद में इन दो संस्थाओं के अलावा राजस्थान के अंदर असहयोग आंदोलन जो भारत के अंदर चल रहा था, उसके रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो जो ये असहयोग आंदोलन है वो गांधी जी ने 1920 के अंदर शुरू किया। इसमें सबसे पहले शुरुआत हुई जोधपुर के अंदर। जोधपुर में एक क्रांतिकारी थे भंवरलाल सराफ। इन्होंने तिरंगा जुलूस निकाला, तिरंगा लेके पूरे शहर के अंदर यात्रा की और असहयोग आंदोलन की लोगों से अपील की। टॉक के अंदर भी लोगों ने असहयोग आंदोलन किया। जो मौलवी अब्दुल रहीम थे उनको कैद कर लिया गया था। आपको पता है टॉक एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पे मुस्लिम शासक था राजस्थान के अंदर। उसके बाद में जो जयपुर है, जयपुर के अंदर जमनालाल बजाज थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया, और उन्होंने इसी के चलते राय बहादुर की जो उपाधि उनको जयपुर राज्य ने दी थी उसको उन्होंने लौटा दिया था। तिलक स्वराज कोष जब तिलक की मृत्यु हो गई थी, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय के आसपास बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, और उस समय कांग्रेस ने एक तिलक स्वराज कोष इकट्ठा किया था जिसके अंदर जमनालाल बजाज ने उस समय 1 लाख रुपए दिए थे, और इन्होंने मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपए दिए थे। बजाज को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया, और ये गांधी जी के बहुत करीबी थे, और इन्होंने कांग्रेस के जितने भी संचालन थे वो राजस्थान के अंदर अपने समय में किए थे।
बीकानेर के अंदर माता प्रसाद वकील नाम के एक क्रांतिकारी ने विदेशी कपड़े जलाए और बहुत जगह पे खादी भंडार शुरू किए और स्वदेशी अपनाओ विदेशी जलाओ का नारा उन्होंने वहां पे दिया। उदयपुर के अंदर भी असहयोग आंदोलन बड़ी तेजी से था। वहां के जो महाराणा थे फतेह सिंह जी, उनकी बड़ी सहानुभूति थी जो आपके क्रांतिकारी थे उनके साथ। महाराणा फतेह सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए, वही महाराणा है जो एडवर्ड सप्तम के दरबार के अंदर दिल्ली जा रहे थे। रास्ते के अंदर केसरी सिंह बारट ने उन्हें चेतावनी राचुंगटिया नाम की एक रचना भेंट की, जिसके बाद में वो दिल्ली दरबार में नहीं गए और वो वापस आ गए। तो ये वही महाराणा फतेह सिंह है। इनका क्रांतिकारियों के प्रति बड़ी सहानुभूति थी। इसके कारण अंग्रेजों ने इनको कहा कि या तो आप हमें राज्य सौंप दो या फिर प्रशासन अपने युवराज को सौंप दो, आप खुद राज्य नहीं करोगे। तो इन्होंने अंग्रेजों के दबाव में आकर युवराज भूपाल सिंह को प्रशासन सौंप दिया और खुद रिटायर हो गए, बेसिकली सेवानिवृत्त हो गए। 1921 के अंदर अजमेर में राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जो राष्ट्रीय स्तर का सभी राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना शौकत अली ने की थी और इसके अंदर मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित हुए थे। जब ये सब कुछ हुआ, इसके बाद में राजस्थान के अंदर आपका प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। जो द्वितीय चरण है उसके अंदर महत्वपूर्ण घटना एक ही है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। यही परिषद आगे जाके जगह जगह पे प्रजामंडल बनाने के लिए लोगों को उत्साहित करेगी। ये पूरे भारतीय स्तर की देशी राज्यों के लिए लोक परिषद थी। सारे जो प्रिंसली स्टेट थे और जो देशी रियासतें थी, उनका एक ये संगठन था। इनकी मांग थी कि उत्तरदायी शासन बने देशी रियासतों या देशी राज्यों के अंदर। इसके पहले अध्यक्ष थे बहादुर रामचंद्र राव और इसके उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। तो ये आपको याद रखना है। 1927 से लेकर 1938 तक इसी संस्था ने काम किया था। इसको ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसका जो आपका मुख्यालय था वो बॉम्बे के अंदर था। तो ये कुछ तथ्य आपको इसके बारे में याद रखने। इसके बाद में जो तृतीय चरण है वो सबसे प्रमुख चरण है, जो कि 1938 से लेकर 1949 तक रहता है, जो कि आपका प्रजामंडल का दौर है। अब प्रजामंडल सबसे पहले राजस्थान के अंदर 1931 के अंदर जयपुर के अंदर बना, लेकिन ये प्रजामंडल शुरुआत में राजनीतिक नहीं था, ये सामाजिक सुधार के कार्य करता था। तो इसकी राजनीतिक चेतना का कार्य 1938 के अंदर शुरू हुआ। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में शुरू हुआ। सबसे पहले जन आंदोलन जोधपुर या मारवाड़ राज्य के अंदर ही शुरू हुआ था, तो इसका श्रेय मारवाड़ प्रजामंडल को दिया जा सकता है। आज की इस क्लास के अंदर हम जोधपुर जन आंदोलन और बीकानेर जन आंदोलन को पढ़ेंगे। उसके बाद में बाकी के राज्यों के अंदर जो जन आंदोलन हुए थे और जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। जो जोधपुर के अंदर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू हुआ 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। यहाँ पे जन आंदोलन शुरू होने का एक मुख्य कारण ये भी था कि 1938 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और जोधपुर में उन्होंने लोगों से अपील की कि आप विदेशी सरकार के विरुद्ध विरोध कीजिए और अपने स्वतंत्रता के लिए लड़िए। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब युद्ध के लिए धन इकट्ठा किया जा रहा था, तो जोधपुर के कई क्रांतिकारियों ने इसका बहुत विरोध किया, विश्व युद्ध का विरोध किया कि देशी रियासतों को जबरन साम्राज्यवादियों के युद्ध के अंदर धकेला जा रहा है। इसी समय जयनारायण व्यास ने सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये जयनारायण व्यास है। इसके बाद में ये राजस्थान के एक मुख्यमंत्री भी रहते हैं। तो जब राजस्थान के मुख्यमंत्री हम पढ़ेंगे तब भी एक बार डिटेल में देखेंगे कि जयनारायण व्यास कौन थे, क्या उनका आज़ादी के बाद में क्या उनका दायित्व रहा है। पर आज़ादी से पहले ये सलाहकार परिषद के मेंबर थे, सदस्य थे जोधपुर राज्य के अंदर, और इन्होंने इसका इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने ये इस्तीफा दिया और क्योंकि मारवाड़ लोक परिषद या मारवाड़ प्रजामंडल के हिस्सा थे, तो इनको 1940 में जो इनकी संस्था थी मारवाड़ लोक परिषद, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसी दौरान जो मारवाड़ लोक परिषद के जो सदस्य थे फूलचंद वापना, शिवदयाल दवे और तुलसीदास राठी, इन सबको कैद कर दिया गया। जोधपुर के अंदर महिलाओं का विशेष योगदान रहा है आंदोलन के अंदर। रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती ने विद्रोह किया और इन्होंने स्कूलों के सामने जाकर स्कूलों की छात्राओं के साथ जुलूस निकाले और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राजा के प्रति भी विरोध प्रदर्शन किया। सूरजी देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन के गीत गाए। इन सब के होते होते 1944 में जोधपुर में राज्य व्यवस्थापिका सभा का गठन किया गया, लेकिन ये एक सुधार था
राज्य के अंदर की व्यवस्थापिका सभा बनेगी, सिर्फ राजा ही सारे निर्णय नहीं लेगा, व्यवस्थापिका सभा है वो निर्णय लेगी। लेकिन राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं थे। इसी बीच जो हमने देखा था कि किसान आंदोलन के अंदर कि जोधपुर के अंदर या मारवाड़ के अंदर डाबड़ा कांड हुआ था, जिसके अंदर डीडवाना के अंदर क्रांतिकारियों के घर पे जाके अटैक किया गया और उनको उसके अंदर काफी लोगों को मारा गया। ये सशस्त्र विद्रोह को दबाने की तैयारी थी। तो ये डाबड़ा कांड राजस्थान के अंदर इम्पोर्टेंट है। हमने ये किसान आंदोलन के अंदर भी देखा था। यहाँ पे जब ये हो रहा था उस समय जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे डाबड़ा के अंदर, और डाबड़ा के अंदर जो स्थानीय नेता थे मोतीलाल चौधरी, उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। तो डाबड़ा कांड इसलिए जरूरी है, ये डीडवाना परगना के अंदर है और ये आपका किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 1947 के अंदर जो महाराजा उमेद सिंह है उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र महाराजा हनवंत सिंह बने नए महाराजा। उन्होंने प्रधानमंत्री वेंकटचारी को हटा दिया। 1948 आते आते जयनारायण व्यास का मंत्रिमंडल आया और फिर मार्च 1949 के अंदर वृहद राजस्थान के अंदर जोधपुर का विलय हो गया। दूसरा राज्य है बीकानेर। बीकानेर के अंदर जो महाराजा गंगा सिंह जी थे वो बड़े ही प्रगतिशील थे। गंगा सिंह जी का ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भी बहुत हस्तक्षेप रहता था। वो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था या द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो वो सलाहकार समितियों के अंदर थे। उन्होंने जर्मनी के साथ जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर वार्ता हो रही थी तो ये संधि करने के लिए भी वहां पे गए थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका बड़ा नाम था महाराजा गंगा सिंह का। ये बड़े प्रगतिशील थे। इन्होंने राज्य के अंदर बिना किसी आंदोलन के पहले ही व्यवस्थापिका, हाईकोर्ट और नगरपालिका बना ली थी। लेकिन जब भी अगर कोई जन आंदोलन होता था इन्होंने उस जन आंदोलन को दबाया भी था। सबसे पहले बीकानेर के अंदर स्वामी गोपाल दास ने जन आंदोलन शुरू किया। महाराजा गंगा सिंह ने इनको कैद करवा दिया। उसके बाद में माधाराम वैद्य करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने राजा के डर से बीकानेर में प्रजामंडल स्थापित न करके कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 1942 के अंदर जब महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उनके पुत्र महाराजा शार्दुल सिंह राजा बने और 1947 के अंदर एक बीकानेर एक्ट पास हुआ, क्योंकि उनको लगा कि अब राजतंत्र जा रहा है और लोकतंत्र आ रहा है। तो उन्होंने बीकानेर एक्ट बनाया। बीकानेर एक्ट के अंदर उन्होंने द्विसदनीय व्यवस्थापिका बनाई जिसके अंदर राज्यसभा और धारासभा का प्रावधान था। लोक सेवा आयोग बनाया, हाईकोर्ट स्थापित किया और मौलिक अधिकार भी लोगों को दिए। अब इसके बाद में 1947 के दिसंबर के अंदर उन्होंने बीकानेर संविधान अधिनियम भी ले आए जिसके अंदर उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया। लेकिन क्रांतिकारी नहीं चाहते थे कि ये यहाँ हो, भारत के अंदर बीकानेर का विलय होना चाहिए, इसलिए इन्होंने कहा कि हम इस संविधान को मान्य नहीं मानते और चुनाव से इंकार करते हैं। जनवरी 1948 के अंदर क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया था महाराजा शार्दुल सिंह ने और इन्होंने अंततः बीकानेर के प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय संविधान सभा में के एम पाणिकर को मनोनीत किया और वहां पे उनको भेजा। तो इस अनुसार फिर उनका भी विलय होना बड़ा आसान रहा राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर एकीकरण के समय। अब अगली क्लास के अंदर हम बाकी के प्रजामंडल आंदोलन देखेंगे, बाकी के राज्यों के अंदर किस तरीके से जन आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उसको बड़े अच्छे से देखेंगे। उसके बाद की क्लासों के अंदर हम राजस्थान का एकीकरण देखेंगे और एकीकरण के बाद में जो स्वतंत्र भारत का जो इतिहास है उसको देखेंगे, स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र राजस्थान का इतिहास। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास के अंदर।